अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही मुझे लगता है कि उचित कहना होगा। लेकिन इस माननीय सदन में एक बार ने अनेकों बार इस विषय पर चर्चा हुई, और चर्चा होने के पश्चात जो व्यवहारिक पक्ष अभी तक देखा गया है ऐसा भी है जो ये मानता है कि अगर भांग की खेती को हम प्रोत्साहन देंगे तो नशे का प्रचलन नौजवानों में, नई पीढ़ी में और ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। मंशा तो उसमें प्रमुख रूप से यही है कि भांग की खेती लीगलाइज तरीके से करें, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में करें और आय का एक जरिया बने, और उसका जो सब्सटेंस जो है जिससे मेडिसिन बनती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करें। इस प्रकार की मंशा इसमें जाहिर की गई है। लेकिन अभी तक हम इस बात को लेकर के भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि जो कुछ एक स्टेट्स ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं वहां के परिणाम क्या है, वहां लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद फिर लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी के साथ उसमें व्यवहारिकता क्या आई है, और उसमें रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से क्या उस स्टेट को हासिल हुआ है, और उसके साथ साथ में वहां पर लोगों का परसेप्शन उसके बारे में क्या है। इन तमाम इश्यूज को लेकर के एकदम हमको कोई जंप करना चाहिए किसी कंक्लूजन पर, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक बार इस सारे विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद फिर ही आगे बढ़े, यही मुझे लगता है कि आवश्यक है। सर, एक और इशू उठा है विधानसभा में, फीसदी जो हिमाचलियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उद्योग जितने भी स्थापित किए गए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात को लेकर हमेशा बात होती रहती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी हमने प्रयत्न किया है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 80% लोग हिमाचल के हों। ये एक बाध्यता भी है उनके लिए, क्योंकि जो भी सारी फॉर्मेलिटी, जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें इसका प्रावधान ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा है कि ये उस तरह से इसका पालन अभी तक हो नहीं पा रहा है, और कुछ जगह व्यवहारिकता भी है, लेकिन इस पे और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जो ऐसे टेक्निकल इश्यूज है वहां पर अगर हिमाचल का कोई नौजवान, हिमाचल का कोई नागरिक नहीं मिल पाता है योग्यता के अनुसार, तो समझ में आता है कि बाहर का आदमी रखना वहां पर उचित होगा। लेकिन अवेलेबल जब है तो हिमाचल के ही नौजवान को, हिमाचल के ही आदमी को उस पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये मान्यता पहले से है। लेकिन इसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है, और आज भी अभी तक इस सारी चीज को व्यवहारिक रूप से जितना ये जमीनी स्तर पर होना चाहिए था उस तरह से अभी तक अमल में नहीं है। सर, एक आपने सीपीएस को लेकर अंदर सवाल उठाए थे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कि सीपीएस के जो प्रश्न और सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ रहे हैं वो नियमों के विपरीत है। इसको लेकर हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये संवैधानिक पद पर नहीं है, और अभी दोपहर बाद शायद इस पर चर्चा होगी। 70 में सीपीएस की ओर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लिस्टेड जो बिजनेस है उसमें जो क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन उनकी ओर से नहीं है, ना स्टार्ट क्वेश्चन है ना अनस्टार्ट क्वेश्चन है। लेकिन इसके बावजूद सीपीएस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए खड़ा होकर के पूछे, वो जो हमारी शर्त है गोपनीयता की, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है वो, क्योंकि जब गोपनीयता की शर्त ही नहीं ली है तो फाइल उनके माध्यम से क्यों जानी चाहिए? फाइल उनके माध्यम से जानी ही नहीं चाहिए। और सीपीएस अपने आदेश कर रहे हैं, सीपीएस अपने जो है वो फाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे में जब सीपीएस रिकॉर्ड करेगा, कोई अधिकारी उसके पालन करने से कैसे मना करेगा? इसलिए मैं इसकी वैधता को पूछ रहा था कि क्या ये परमिसिबल है। मेरा मानना है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने इस बात को देखा, जब सीपीएस को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो सप्लीमेंट्री भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पार्ट गवर्नमेंट का है, यानी कि ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और enjoying all facilities as cabinet ministers are enjoying. So he cannot ask question. This is my opinion. और हमारे स्पीकर साहब ने कहा है कि भी मैं आई विल लुक इनटू द मैटर, देन आई विल डिसाइड फाइनली कि इसमें
क्या बनता है। सीरियस इशू दिस स्पीकर हैज said in the house। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के सारे मामले को लेकर के विषय तो है ही है, गंभीर है ही।